नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है कि हम आपको इस चैनल पे साइंस का पोर्शन कवर करा रहे हैं, जिसमें मैंने अब तक लगभग 4-5 चैप्टर कवर करा दिया है, जिसमें मात्रक एवं विमा, गति एवं वेग, न्यूटन के गति के नियम, उसके बाद जो है वो था न्यूटन के गति के नियम, उसके बाद कार्य ऊर्जा एवं शक्ति एवं उसके बाद मैंने गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ा दिया। आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। तो चलिए देखते हैं कि मैं आपको ये चैप्टर किस प्रकार से कवर कराऊंगा। तो इस पे मैं सबसे पहले जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा जो प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में बताने के बाद प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में मैं बताऊंगा जो पदार्थ की प्रकार, पदार्थ के प्रकार। इस पे मैं पदार्थ के प्रकार प्रकाश गुजरने के आधार पे बताऊंगा, जो प्रकाश किस पदार्थ से होकर गुजर रहा है उसके आधार पे। तो प्रकाश के गुजरने के आधार पर पदार्थ के प्रकार के बाद मैं आपको परावर्तन का नियम पढ़ाऊंगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा समतल दर्पण। सॉरी, समतल दर्पण तो मैं प्रकाश के परावर्तन में ही पढ़ा दूंगा आपको। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको गोलीय दर्पण, जिसमें कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण आता है। गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब। मैं इसके बाद आपको जो बताऊंगा वो होगा चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी किसके लिए? दर्पण के लिए। मैं दर्पण के लिए आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं प्रकाश का परावर्तन में इतना में कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन से पहले मैं आपको आवर्धन आवर्धन पढ़ा दूंगा। आवर्धन के बाद मैं आपको दर्पण सूत्र, यानी कि जो दर्पण सूत्र, उसको पढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं आपको अपवर्तन पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं प्रकाश के परावर्तन में इतना पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा प्रकाश का परावर्तन जो है वो कितने लेक्चर में कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा जो प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बतला दूंगा जो अपवर्तन हम किस प्रकार से आगे कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का जो क्वेश्चन होगा वो लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पहले पढ़ाऊंगा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जो प्रकाश हुआ है जिससे हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर आपको भी दिखाई दे रहा होगा। क्यों दिखाई दे रहा होगा?
क्योंकि अभी इस पे प्रकाश पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे लाइट बंद कर दें, तो लाइट बंद कर देंगे, देखिए जैसे कि हम अगर लाइट बंद कर देंगे तो ये आपको नहीं दिखाएगा। ये क्या मैं खुद आपको नहीं दिखाऊंगा, दिखूंगा क्यों नहीं दिखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर खुद का प्रकाश नहीं है। जिस वस्तु में खुद का प्रकाश होता है वो आपको हमेशा दिखता रहेगा, जैसा कि सूर्य है जो हो गया, वो आप उसमें जो है सूर्य में खुद का प्रकाश है, जिस कारण से वो आपको हमेशा दिखते ही रहता है। अगर बात किया जाए जो, तो ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें खुद का प्रकाश नहीं है, अर्थात ये अप्रदीप्त वस्तु है। और सूर्य कैसा वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है। तो आशा करते हैं कि आपको जो प्रकाश है वो आपको पता चल गया होगा तो क्या होता है। तो अगर बात किया जाए जो प्रकाश क्या कहाँ गमन कर सकती है प्रकाश, क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी, अर्थात मान लीजिए ये खोखला है, क्या इससे होके गुजर पाएगी, या प्रकाश कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा से होके गुजर पाएगी। तो प्रकाश केवल सीधी रेखा से गुजरती है, किससे गुजरती है, केवल सीधी रेखा से गुजरती है। केवल किससे गुजरती है, केवल सीधी रेखा से गुजरती है। आप लोग देखते होंगे जैसे कि आप सवेरे सुबह सुबह जब आप उठते होंगे, तो अगर आप सूर्य के सामने खड़े होते होंगे तो आपका जो प्रतिबिंब होगा यानी कि छाया जो होगा वो पीछे बनेगा। छाया क्यों बन रहा है, क्योंकि आपसे होके प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है, यानी कि आप पारदर्शी पदार्थ नहीं है। तो प्रकाश किस चीज का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि छाया बनाता है, वैसे पदार्थ का छाया बनाता है जिससे होके वो पार नहीं कर पाता। और किस चीज से पार नहीं कर पाता, अपारदर्शी पदार्थ से वो पार नहीं कर पाता है, जिस कारण से वो उसका छाया पीछे की ओर बना देता है, अर्थात तो वहां से वो प्रकाश रुक जाता है, उससे पार नहीं हो पाता, जिस कारण से जो वस्तु होगा उसका जो है छाया उससे पीछे बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक मार्कर है, अब ये दोनों मार्कर आप अगर सूर्य के किसी भी समय में दिन में रखिएगा तो सूर्य सूर्य जो इससे होके पार नहीं हो पाएगा, परंतु ये बीच से होके पार हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये दोनों का जो प्रतिबिंब होगा, अगर सूर्य आगे है तो पीछे बनाएगा, सूर्य पीछे है तो आगे बनाएगा, अगर ये सामने है तो प्रतिबिंब जो होगा वो एकदम तल के बराबर, अगर 90 डिग्री पे है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो सूर्य किस चीज का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि छाया बनाता है, सॉरी, प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ का, अपारदर्शी पदार्थ का छाया बनाता है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, अपारदर्शी। तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ जो पदार्थ कितने हैं, यानी कि प्रकाश के गुजरने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गुजरने के आधार पर जो है वो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आप 6 7 में भी पढ़े होंगे ये, जो पहला हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ, दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा हो जाएगा पारभासी पदार्थ। तो मैं आपको बता देता हूँ जो तीनों क्या है। तो कितना प्रकार हो जाएगा पदार्थ का, 3 प्रकार हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका अपारदर्शी, अपारदर्शी। और तीसरा क्या हो जाएगा, पारभासी, क्या हो जाएगा, पारभासी। तो बात किया जाए जो पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ है, वैसा पदार्थ जिससे होके प्रकाश गुजर जाए, जिससे होके प्रकाश गुजर जाए। तो जिससे होके जो है प्रकाश गुजर जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका पानी ले लीजिए, क्योंकि पानी में जो है अगर प्रकाश पड़ता है तो आप पानी नीचे की तरफ देख सकते हैं। पानी हो गया, आप कांच ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कांच से भी जो है प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है, इसलिए ये कांच क्या हो जाएगा आपका, पारदर्शी पदार्थ। और क्या हो जाएगा, अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता।
तो बात किया जाए जो वो पदार्थ कौन कौन सा है, तो जैसे ले लीजिए आप लकड़ी ले लीजिए। क्या लकड़ी से पदार्थ प्रकाश गुजर पाएगा? जी नहीं। आप ले लीजिए ईंट ले लीजिए, क्या ईंट से भी क्या ये प्रकाश गुजर पाएगा? नहीं गुजर पाएगा। आप ले लीजिए पत्थर, पत्थर ये क्या पत्थर से भी प्रकाश गुजर पाए? नहीं। जिससे होगी प्रकाश नहीं गुजर पाएगा वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर से होकर प्रकाश गुजरेगा? नहीं गुजरेगा, तो इसलिए ये क्या होगा? ये हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अगर बात किया जाए जो पार पार पारभासी पदार्थ क्या है, तो पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होके अल्प मात्रा में अल्प मात्रा में प्रकाश गुजरे, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो है प्रकाश गुजरे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो गया तेल लगा कागज। तेल लगा कागज। अगर आप किसी कागज में तेल लगा दीजिएगा, कागज अगर वैसे देखिएगा तो वैसे आपको अपारदर्शी नजर आएगा, परंतु जब ही आप उसमें पर कागज में जो है तेल लगाइएगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा पारभासी पदार्थ, क्योंकि तेल लगने के कारण प्रकाश जो है थोड़ी मात्रा में जो है वो उस कागज से निकलने लगेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, वो हो जाएगा घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, ये अगर आप कांच को घिस देते हैं तो उससे भी जो है थोड़ी मात्रा में ही प्रकाश निकल पाएगा इस पार से उस पार। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों पदार्थ के बारे में जो मैंने तीनों बताया ये आपको अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन भी आप 9th 10th में पढ़े होइएगा। तो अगर जो बात किया जाए प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन। तो जिस माध्यम, जैसे मान लीजिए ये एक समतल है, क्या है ये? समतल। यहाँ आपका एक अभिलंब रहता है। अगर माध्यम से जो प्रकाश इस माध्यम से होके आ रहा है, यानी कि माध्यम ये ए है और माध्यम बी है। अगर माध्यम ए में ही प्रकाश आ रहा है, अगर और यहाँ से ही परावर्तित होके चला जा रहा है, तो आपका ये प्रक्रिया जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अगर प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है, परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाए, उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो बात किया जाए प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसके कुछ नियम भी होंगे। तो जी उसके जो है वो 2 नियम होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। उसके जो है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें पहला जो है वो है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, दोनों जो है वो बराबर होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका समतल और ये हो गया आपका अभिलंब, और प्रकाश जो है यहाँ से आ रहा है, यानी कि ये यहाँ आया और यहाँ से परावर्तित होके वापस लौट गया। तो जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में वापस भी लौट गया है। तो यहाँ पे आपतन कोण क्या हो? आपतन कोण यानी कि अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो होता है आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको हम कहते हैं
परावर्तित किरण, परावर्तित कोण यानी कि आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि आई बराबर जो हो जाएगा आर। ये हो गया आपका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल में होगा। देख लीजिए, आपतन कोण यानी कि जो आ रहा है आपतित किरण, जो जा रहा है यानी कि परावर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों क्या है, तीनों एक ही तल या एक ही समतल में है, जो कि है ये समतल, जिसको हम एम एन मान लेते हैं, यानी कि तीनों जो है एम एन समतल में है। तो दूसरा नियम क्या हो गया, यानी कि आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे, एक ही समतल या तल में होंगे। तो बात किया जाए, जो क्या ये सतह जो है सिर्फ समतल ही होगा, या अर्थात ये समतल या अर्थात और चमकीला ही होगा, तो नहीं। अगर मान लीजिए ये हो गया आपका कोई समतल जो कि खुरदुरा है, तो इसमें भी परावर्तन होगा, और सेम इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से ये समतल पे हो रहा है, यानी कि खुरदुरा पे भी अगर परावर्तन होगा तो इसी प्रकार से होगा। तो परावर्तन का नियम कौन कौन सतह पे लागू होगा, परावर्तन का नियम जो होगा सभी सतह पे लागू होगा, चाहे वो समतल सतह, चाहे वो खुरदुरा सतह हो। और अगर वो समतल सतह पे परावर्तन हो रहा है, तो इसको जो है समतल सतह पे परावर्तन होने को जो है, समतल सतह पे परावर्तन होने को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। और अगर ये खुरदुरा है सतह, अगर इस पे जो परावर्तन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। जो समतल सतह है उस पे अगर परावर्तन हुआ तो क्या होगा, नियमित, और खुरदुरा पे जो है परावर्तन हुआ तो उसको क्या कहेंगे, अनियमित। अगर बात किया जाए जो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक में, जैसा कि हमने आप लोग को लिखाया था, जो प्रकाश का परावर्तन के बाद हम आपको जो है थोड़ा समतल दर्पण के बारे में बता देंगे, जो कि आपके घर में होगा। यानी कि आप सवेरे सवेरे उठ के जो मुंह देखते हैं जिस दर्पण में, वो आपका कैसा दर्पण होता है, वो होता है आपका समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। तो बात किया जाए जो समतल दर्पण, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होगा वो होगा आभासी, सीधा एवं पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। अब आप सवेरे सवेरे उठ के जो आप चेहरा देखते होंगे, उसमें जो आप तो सीधे नजर आते होंगे, परंतु आप पे जो लिखावट होगी वो जो हो जाएगा वो कैसा होता है, उल्टा दिखाई देता है। वो किस कारण से दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो होता है पार्श्व उल्टा प्रकृति की जो होता है वो दर्पण होता है। जिस कारण से आप अगर दर्पण ठीक से दिखेगा तो आप पे जो लिखावट होगी वो आपको उल्टा नजर आएगा, परंतु आप सीधा नजर आइएगा। तो ये हो गया आभासी एवं सीधा हुआ पार्श्व उल्टा। और समतल दर्पण में जो आप जहाँ पर मतलब कोई वस्तु रखिएगा, तो सेम उतनी ही दूरी पे जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो जितनी दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु है, उतनी ही दूरी पर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए जो ये है ये है आपका समतल दर्पण, ये पीछे आपका कोटिंग किया गया है, और ये कोटिंग किसका होता है, तो ये कोटिंग होता है आपका AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का कोटिंग होता है। तो मान लीजिए जो आप वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं जो कि है 2 मीटर दूर, तो आपका प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो दर्पण में कितना दूर बनेगा, 2 मीटर दूर ही बनेगा। और अगर आप दर्पण की ओर जो है वो थीटा सॉरी अगर दर्पण की ओर जो है आप v वेग से आ रहे हैं, तो प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा, 2v वेग से आएगा। अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से दर्पण की ओर दौड़ रहे हैं, तो दर्पण की ओर से जो प्रतिबिंब आपकी ओर आएगा वह होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि है डबल हो जाएगा।
अगर बात किया जाए जो हमको पूरा अगर अपना पूरा शरीर देखना है तो कितना बड़ा दर्पण चाहिए, तो हमारा जो आधा है उस आधा दर्पण होना चाहिए अपने साइज का, आधा दर्पण जितना का। आप अगर 4 फुट का है तो उसका 2 फुट का दर्पण आपका होना चाहिए। तो समतल दर्पण के बाद हम चलिए आपको बताते हैं गोलीय दर्पण, जिससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो गोलीय दर्पण में ही मैं आपको अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के बारे में बताऊंगा। तो हम आप क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। जैसे ये मान लीजिए ये आपका एक गोलीय दर्पण है, इसमें जो आधा है जैसे कि ये, इसका परावर्तक सतह जो है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है, यानी कि इधर कोटिंग किया गया है। और कोटिंग किस चीज का होता है, कोटिंग जो होता है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का कोटिंग होता है, और इसका कोटिंग जो है ये अंदर की ओर किया गया है। कोटिंग अंदर की ओर है तो इसका परावर्तक सतह किधर होगा, परावर्तक सतह बाहर की होता है, तो इसका परावर्तक सतह बाहर की है। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो जिसका परावर्तक सतह जो है वो बाहर की ओर है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण जो है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, और हो। और उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, बाहर की ओर हो। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो जब आप प्रतिबिंब बनाइएगा तो उस समय आपको जो है PCF इस करके जो हम वहाँ पे आपको लिखेंगे वो क्या होता है। तो उसको बताने के लिए पहले मैं आपको एक प्रतिबिंब बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए जो ये है कि ये कौन सा दर्पण हुआ, अगर मैं इसके बाहर कोटिंग कर रहा हूँ तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह किधर है, परावर्तक सतह ये किधर है, अंदर की ओर है। परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण। तो और अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र पर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पी, यानी कि परावर्तक सतह जिसका केंद्र जो होगा वो होगा पी, यानी कि पी को क्या कहते हैं, ध्रुव। परावर्तक सतह का केंद्र जो होगा वो आपका पी होगा। और अगर बात किया जाए जो यहाँ पे आपको सी होगा। सी क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, गोलीय दर्पण का केंद्र आपको सी कहलाएगा। और सी को हम क्या कहते हैं, सी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। सी क्या है, गोलीय दर्पण का केंद्र। तो चलिए आप सी एवं पी को मानते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिए। सी एवं पी के बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा गया, और ये जो काल्पनिक रेखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अगर बात किया जाए जो ये मुख्य अक्ष क्या दर्पण का भाग है, जी नहीं, क्योंकि ये कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा। और अगर बात किया जाए वक्ता केंद्र के बारे में, तो वक्ता केंद्र जो है वो अवतल दर्पण के तो आगे होता है परंतु उत्तल दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण के पीछे कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण आपका ये होगा जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, यानी कि परावर्तक सतह
ये हो गया आपका परावर्तक सतह। तो इसमें पी कहाँ होगा? पी क्या है? परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु, यानी कि पी आपका ये हो गया। और आपका सी किधर होगा? ये देख लिए गोलीय दर्पण मैंने ये बनाया था, ये है इधर आपका था उत्तल दर्पण, और इधर कैसा था? अवतल दर्पण। तो ये देखिए, ये था आपका सेंटर, और सेंटर के बीचों बीच जो एक लाइन जाती है, जो कि दोनों के पी को काटते हुए जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। जो कि क्या है? ये मुख्य अक्ष। तो देखिए, मुख्य अक्ष आपका किधर आएगा? इधर की ओर आएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि वक्ता केंद्र। और ये आपका क्या होगा? पी। तो ये देख लीजिए, परावर्तक सतह के सामने किसमें है? सी। परावर्तक सतह के सामने जो होगा अवतल दर्पण में है, और परावर्तक सतह यहाँ जो है ये यहाँ है, और उसके पीछे आपको सी बन रहा है। तो वक्ता केंद्र जो है परावर्तक सतह के पीछे किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। और परावर्तक सतह के आगे किसमें होता है? अवतल दर्पण में। अगर बात किया जाए जो क्या वक्ता केंद्र परावर्तक सतह का भाग है? जी नहीं, वक्ता केंद्र परावर्तक सतह का भाग नहीं है। इसलिए भाग नहीं है क्योंकि ये परावर्तक सतह से बाहर है। ये आप देख लीजिए, ये परावर्तक सतह यहाँ है, ये हो गया आपका परावर्तक सतह। क्या सी इस परावर्तक सतह पे है? जी नहीं। तो क्या इस परावर्तक सतह पे? जी नहीं। तो क्या आप सी आपका जो है परावर्तक सतह का भाग होगा? जी नहीं, सी परावर्तक सतह का भाग नहीं होगा। तो चलिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो एफ क्या है। तो ये जो है मुख्य अक्ष। अगर कोई भी किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है एवं वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? एफ, यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? अगर कोई किरण आ रही है, अगर वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? एफ, यानी कि फोकस दूरी। ये एफ क्या है आपका? फोकस दूरी या मुख्य फोकस। तो बात किया जाए जो ये फोकस मैंने आपको बता दिया, यानी कि वक्ता केंद्र मैंने आपको बता दिया, मुख्य अक्ष मैंने आपको बता दिया, ध्रुव बता दिया, और आप एक क्या बच रहा? वह है वक्ता त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर, जो कि है वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या क्या है? तो सेंटर, यानी कि वक्ता केंद्र से ध्रुव की तरफ जो लाइन खींचा गया वो आपका क्या हो जाएगा? आर। ये जो हो गया आपका आर हो गया। तो सी एवं पी के बीच की दूरी को जो है वो आर कहा जाता है, यानी कि वक्ता त्रिज्या। तो देखिए, सी यहाँ है एकदम, पी यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी को जो हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ये देखिए, सी यहाँ है, ये पी यहाँ है। तो ये जो हो गया, देखिए जैसे कि एक परावर्तित किरण यहाँ आ रहा है, तो ये परावर्तन के बाद किरण इधर जाएगा, परंतु ये काल्पनिक रेखा जो है वो मुख्य अक्ष पे जाके, सॉरी, फोकस पे जाके मिलेगी। और देख लीजिए, ये पी एवं सी, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? आर। तो फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या, इन दोनों के बीच संबंध भी होता है? जी, संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? तो देखिए, फोकस दूरी यानी कि एफ जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। जैसे देख लीजिए, ये टोटल यहाँ तक हो गया आपका एफ, परंतु ये फोकस यानी कि एफ, ये देखिए कितना है फोकस दूरी? फोकस दूरी जो है ये हो जाएगा आपका आधा, यानी कि त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस दूरी। त्रिज्या का आधा क्या हो गया आपका? फोकस दूरी। तो मैंने आपको गोलीय दर्पण, उससे सीधे रिलेटेड जो था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बाद मैंने आपको जो प्रतिबिंब मैं जब आपको बनाऊंगा, यानी कि गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब, उसमें जो की पॉइंट यूज होगा उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। तो बात किया जाए जो अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, तो दर्पण के उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग जो है मुख्य रूप से जो है हम जब आप शेविंग करने जाते होंगे, शेविंग कराने जाते हैं, शेविंग में जो है शेविंग मिरर के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। जब आप हजाम के यहाँ जाते होंगे, आपको जो जिस दर्पण में जो आप देख रहे होंगे खुद को, वो आपका कैसा दर्पण होता है? वो होता है आपका अवतल दर्पण। और डॉक्टर द्वारा जो दांत को देखने के लिए यूज किया जाता है मिरर, दांत डॉक्टर द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अगर बात किया जाए तो इसके बाद किस में यूज किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अगर इसके बाद बात किया जाए तो सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करने के लिए। सॉरी, मैंने आपको एक बात बताया नहीं, जो अवतल दर्पण को जो होता है, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। अगर बात किया जाए तो अपसारी दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण जो है जो प्रकाश की किरणों को फैला दे, यानी कि ये देख लीजिए आपका एक उत्तल दर्पण हो गया आपका। अगर आप, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये सॉरी ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका पी यानी कि ध्रुव, ये हो गया आपका सेंटर यानी कि वक्ता केंद्र, ये हो गया आपका एफ यानी कि फोकस दूरी। अगर कोई किरण जो है इसके समांतर, मुख्य अक्ष के जो समांतर आ रही है, तो ये यहाँ से परावर्तन के बाद प्रकाश किधर जाएगी, इधर। और एक काल्पनिक रेखा जो ये अंदर आए, तो ये प्रकाश का क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला दे रहा है, जिस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को है अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये है आपका अवतल दर्पण। अगर ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आ रहा है तो उसको मुख्य अक्ष पे जो है, सॉरी फोकस पे जो लाके है मिला देगा सबको, जितना भी प्रकाश आएगा उसको फोकस पे लाके मिला देगा। और फोकस के बाद जो प्रकाश निकलेगा वो भी मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो ये अभिसारी दर्पण जो है, सॉरी अवतल दर्पण जो है, वो प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, जिस कारण से हम इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग में हो गया, शेडिंग मिरर में इसका उपयोग हो जाएगा। दांत के डॉक्टरों द्वारा जो दांत को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है वो आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए जो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वह साइड मिरर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, साइड मिरर में। और रोड किनारे लगे लैंप में, रोड लैंप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से ही अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग जो यही किया जाता है। परंतु अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट, टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च में, इस सब में जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से दो चीजों में किया जाता है। पहला क्या है, साइड मिरर, और दूसरा क्या है, रोड लैंप, रोड किनारे लगे लैंप में। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। एवं इसके बाद जो है, इसके बाद के आगे के टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको पढ़ाऊंगा। तो इसके आगे मैं आपको प्रकाश के परावर्तन से पहले मैं आपको अवतल दर्पण का, सॉरी गोलीय दर्पण का जो है प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, कहाँ बनता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा। चिन्ह परिपाटी में लिखना इसमें भूल गया, परिपाटी पढ़ाऊंगा। चिन्ह परिपाटी पढ़ाने के बाद मैं आपको दर्पण सूत्र पढ़ाऊंगा। दर्पण सूत्र के बाद मैं आपको आवर्धन पढ़ाऊंगा, दर्पण का आवर्धन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।